Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 8.3 सेंटर स्टेट रिलेशन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। We have seen that the Constitution of India provides for a federal system। अब जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइन से देखते हैं तो वो आगे के वीडियोस में पढ़े होंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है यह एक संघीय प्रणाली के हिसाब से काम करता है। Both the union and the state are created by the constitution and derive their respective authority from। दोनों ही, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही कौन बनाया? हमारा संविधान द्वारा बनाया गया। और ये लोग अपने अपने शक्तियों के हिसाब से, इनको जो जो अथॉरिटी दिया गया है, उत्तरदायित्व दिया गया है, उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। इनका अपना अपना अधिकार है। Yet there is a criticism that India is a federal state but with unitary feature। लेकिन फिर भी आलोचना की जाती है कि भारत एक संघीय राज है जिसका विशेषता यह है कि वह एकजुट है। हाउ फार इज द क्रिटिसिज्म वैलिड? अब यह जो आलोचना है यह कितना जायज है? टू अंडरस्टैंड दिस इट इज डिजायरेबल टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग को यह समझना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध है। The relation between the center and the states, which constitute the core of federalism, have been enumerated in Part 9 and 12, Part 11 and 12 of the Constitution under the heads legislative, administrative and financial relations। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है वो हमारे संविधान के 11वें और 12वें हिस्से में दिया गया है। किस हेड के अंदर? लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन के अंदर। लेट अस एग्जामिन देम वन बाय वन। अब चलिए ये जो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस है, अब इसको आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इसके अंदर हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिसको विधान संबंधी रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, विधान संबंध क्या है? रिगार्डिंग legislative relation there is a threefold division of powers in the constitution। जब हम लोग विधान संबंध कहते हैं तब हमारे संविधान में जो शक्तियां हैं उनको 3 तरह से बांटा गया है। We have followed a system in which there are 2 lists of legislative powers, one for the center and the other for the state। हम लोग एक ऐसा प्रणाली को बनाए, एक ऐसे प्रणाली को मानते हैं जिसमें 2 तरह के विधानिक शक्तियां हैं। एक शक्ति केंद्र सरकार के पास और दूसरी राज्य सरकार के पास, नोन एज यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शक्तियां हैं उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं और स्टेट का स्टेट लिस्ट रिस्पेक्टिवली। एन एडिशन लिस्ट इज कॉल्ड The concurrent list has also been added। अब एक और सूची जोड़ी गई जिसको हम लोग concurrent कहते हैं। ठीक है, जिसको समवर्ती, संगामी कहते हैं। ठीक है, The union list, which consists 97 subjects of national interest, is the largest of the 3 lists। अब देखिए कौन कौन सा लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स है, मतलब ये 97 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें यूनियन, केंद्र सरकार को काम करना है, उसका पूरा दखल होता है। अब ये नेशनल इंटरेस्ट पे है, मतलब पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत के भले के लिए, पूरे भारत को देखकर ये बनाया गया है। और ये तीनों लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों में सबसे बड़ा है। Some of the important subjects included in this list are defense, railway, post and telegraph, income tax, custom duties, etc। अब कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं जो कि ये 97 सब्जेक्ट्स में है वो क्या है? डिफेंस, देश की रक्षा, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी इत्यादि। ये सब यूनियन लिस्ट केंद्र सूची में है, केंद्र सरकार इसको देखती है। The Parliament has the exclusive power to enact laws on the subject included in the union list for the entire country। अब जो सभा है, ठीक है, जो संसद है, उसके पास यह शक्ति है कि वह इन सब विषयों में कानून ला सकता है। ठीक है, जो कि यूनियन लिस्ट में है।
ताकि पूरे देश का भला हो सके। अब देखिए अमेंडमेंट सुधार ये होता है। द स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 66 सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंटरेस्ट। अब जो राज्य का सूची है, राज्य सरकार, अब मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल की अगर बात करूं तो जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो वेस्ट बंगाल का इंटरेस्ट देख के वेस्ट बंगाल का कैसे कल्याण होगा, इसका फायदा होगा, उस पर वह काम करेगी। तो इसके 66 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। भारत में कुल कितने स्टेट्स हैं? 29। कितने यूनियन टेरिटरीज है? 6। तो सब कोई अपना अपना इंटरेस्ट देखेगा। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आर ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, पुलिस, फिशरीज, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब कुछ महत्वपूर्ण जो सूचियां हैं जो कि ये सारे विषय में आता है, ठीक है, वो क्या है? राज्य के अंदर किस तरह से व्यापार हो रहा है, उसकी पुलिस, ठीक है, जो पुलिस आप देखते हैं वो किसके अंतर्गत काम करती है? वो राज्य के अंतर्गत काम करती है। फिशरीज हुआ, फॉरेस्ट हुआ, इंडस्ट्रीज, मतलब राज्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर जितना कुछ है वो उसको देखेगी। और द स्टेट लेजिस्लेचर हैव बीन एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास ये ताकत है कि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी विषय हैं, ये 66 सब्जेक्ट्स, उसके लिए वह कानून बना सकते हैं। The concurrent list consists of 47 subjects of common interest to both the union and the states. अब जो concurrent list है उसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के फायदे को देख के, कल्याण को देख के बनाया गया है। Some of the subjects included in this list are stamp duties, drugs and poisons, electricity, newspaper, etc. तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं उसके कुछ विषय क्या क्या हैं? जो स्टैम्प ड्यूटी है, ड्रग्स एंड पॉइजन, दवा जो है, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, ये सारे चीज़ इसमें आते हैं क्योंकि ये राज्य के लिए और केंद्र के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट। दोनों, चाहे संसद हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है, ये दोनों ही क्या बना सकते हैं? ये जो 47 सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर कानून बना सकते हैं ताकि इसका विकास हो सके, बदलाव कर सकते हैं। पार्लियामेंट मतलब संसद होता है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधानसभा होता है। बट इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लॉ रिलेटिंग टू द सेम सब्जेक्ट, द यूनियन लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जो यूनियन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनका जो कानून है, अगर उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो क्या होता है उस केस में? मनमुटाव के समय मान लीजिए स्टेट का जो बात है वो यूनियन नहीं मान रहा है, यूनियन का जो बात है वो स्टेट नहीं मान रहा है, तो जो केंद्र सरकार जो कानून को मानता है, लाता है, वो माना जाता है। केंद्र सरकार की जो कानून है वह हमेशा स्टेट लॉ, राज्य का जो कानून है उसके ऊपर रहता है। Power to legislate on all subjects not included in any of 3 list vests with the parliament। अब देखिए यह शक्तियां, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का जो शक्ति है, ठीक है, जो कानून बनाया जाता है, ठीक है, वो तीनों में से किसी को नहीं दिया गया है। ये चीज संसद के पास है, ठीक है, चाहे वो देखिए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट हो, ये लोग कोई कानून बना नहीं सकते हैं, ठीक है, ये चीज संसद के पास ही हमेशा है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। अब कुछ परिस्थितियों में जो संसद है वह जो राज्य का जो सूची है, जो सब्जेक्ट राज्य के पास है, उसके लिए वह कानून बना सकता है। 8.3.2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब काम जो किया जा रहा है, ठीक है, कैसे प्रशासन चल रहा है, कैसे सरकार चल रहा है, इसका क्या संबंध है? द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेवर इंटेंडेड टू क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो लोग भारतीय संविधान बनाए थे वो कभी इस चीज को नहीं सोचे, ठीक है, कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ वे
as to ensure compliance with laws made by the parliament. अब संसद में जो कानून बनता है वो कानून के हिसाब से राज्य को काम करना पड़ता है. Further, the union executive is empowered to give direction to the state if necessary for the requisite purpose. अगर जरूरत पड़ता है तो ही जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार को दिशा दिखाएगा कि वह काम को कैसे करेगा अगर काम सही से नहीं हो रहा है तो. The union government can issue direction to the state to ensure compliance with the laws of the parliament for construction and maintenance of means of communication declared to be of national and military importance and also on the measures of the protection of railways. अब देखिए ये तो आप अभी तक समझ चुके होंगे जो वीडियोस लाइन से देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कार्य का क्षेत्र है वो अलग अलग है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकती है कि किस तरह से वह काम करेगी ताकि जो संसद में कानून बनाया गया है उसके हिसाब से काम हो सके. साथ ही साथ जो संचार के माध्यम है वह कैसे बनेंगे, कैसे उनको मेंटेन किया जाएगा. साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, जब मिलिट्री की बात आती है, आर्मी का महत्व का बात आता है तो यह केंद्र सरकार देखेगा. और इसके साथ ही साथ जो हमारा रेलवेज है जो पूरे देश में फैला हुआ है इसको सुरक्षित करने का जो हक है, जो कार्य का क्षेत्र है, जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास होगा. In addition to all this, the parliament can alone adjudicate on interstate river disputes. इसके साथ साथ जो संसद है वो अकेले ही जो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट, अब जैसे एक राज्य दूसरा राज्य से सटा हुआ है तो दोनों के बीच में पानी आता है, नदियां हैं, तो उसका भी डिस्प्यूट होता है, तो ये भी संसद में देखा जाता है. Also a provision has been made for constituting an interstate council to advise the president on interstate dispute. साथ ही साथ प्रोविजन किया गया, संशोधन किया गया कि जो इंटर स्टेट काउंसिल बनेगा, ठीक है, ताकि इंटर स्टेट एक स्टेट का जो दूसरे स्टेट के साथ, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो डिस्प्यूट है उसको देखा जा सके. अब देखिए हर एक चीज के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है, प्रोविजंस है. Even the state government may delegate some of its administrative function relating to the state subject to the union government for a specified period. अब जो राज्य सरकार है वो अपना कुछ काम केंद्र सरकार को भी दे सकती है कुछ निश्चित समय के लिए अगर ज़रूरत पड़ा तो. The Constitution of India has certain special provisions to ensure uniformity of the administrative system. भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं ताकि जो प्रशासनिक प्रणाली है वो उसमें एकता बनी रहे पूरे देश में. These include the creation of all India services such as IAS and IPS and placing members of these services in key administrative position in the state. अब इसके लिए क्या किया गया, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाया गया, ठीक है, जैसे IAS हुआ, IPS हुआ, और इनको राज्यों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, जो प्रशासनिक काम है, उसके लिए रखा गया. The presence of all India services officers further paves way for the central government to exercise its authority and control over the state. अब देखिए IAS IPS किसके अंतर्गत काम करते हैं, ये लोग काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में. तो इससे क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास यह अधिकार मिला वो कि वह राज्य के ऊपर अपना अधिकार जता सके और उसके ऊपर कंट्रोल रख सके, उसका नियंत्रण कर सके. The members of these services are recruited by the center but are appointed in the states. अब ये जो होते हैं IAS, IPS, ये सब कौन चुनते हैं, इनको केंद्र सरकार द्वारा चुना जाता है, लेकिन ये राज्यों में काम करते हैं. क्योंकि देखिए केंद्र सरकार क्या करता है, 29 स्टेट्स हैं हमारे, 6 यूनियन टेरिटरीज है आज के दिन में, तो इन सब को वो देखता है, कंट्रोल करता है. तो हर एक राज्य का भी तो काम है क्योंकि सब राज्य को मिलके ही तो स्टेट पूरा इंडिया बना. No disciplinary action can be taken against them by the state government without the permission of the central. अब देखिए ये जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज में काम करते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए होते हैं, इनके ऊपर राज्य सरकार कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं कर सकती जब तक उसको केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिलती है.
The Constitution also makes provision for the creation of new All India services by the Parliament on the recommendation of राज्य सभा। अगर राज्यसभा ये रिकमेंड करता है तो संसद के द्वारा नए ऑल इंडिया सर्विसेज, नए आईएएस, उसके बाद आईपीएस बनाने का, चुनने का प्रावधान है हमारे संविधान में। The President also puts the entire control of the state administrative machinery under the control of the Union, which you will study in details while you going through the lesson on emergency provision. अब इसके बाद वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो इमरजेंसी प्रोविजन होगा, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान क्या क्या है, ठीक है, समस्या जब होगा तब उस समय कैसे क्या काम करना है। तो जो प्रेसिडेंट है वो भी जो पूरा कंट्रोल है, ठीक है, एक राज्य का प्रशासनिक जो प्रणाली है, एक जो राज्य सरकार काम करती है, उसका का पूरा शक्ति केंद्र सरकार को दे दिया जाता है जब वहां पे कोई आपातकालीन स्थिति होती है। इमरजेंसी के समय केंद्र सरकार राज्य को चलाती है। You would also recall that the union executive is empowered to give such direction to a state as it may appear necessary for the purpose of the union government. आप ये भी ध्यान दिए होंगे जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो पढ़ते हैं कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, उनके पास ये ताकत होता है कि वह राज्य को दिशा दिखा सके ताकि जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है, जो केंद्र सरकार का उद्देश्य है, वह पूरा हो सके। द यूनियन गवर्नमेंट has wide powers to issue directions based on the subjective view of the union and may therefore interfere with the state autonomy in the field of administration. अब जो केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं वो बहुत ही विस्तृत हैं, ठीक है। वो अपने विषय के अनुसार जो राज्य है उसके कार्य प्रणाली में वो दखल दे सकते हैं और कार्य कर सकते हैं अगर केंद्र सरकार का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो रहा हो। Ordinarily, the central police force and army are posted to the state at the request of the state government. अगर राज्य सरकार रिक्वेस्ट करती है केंद्र सरकार को तो केंद्र सरकार अपना सेंट्रल पुलिस फोर्स, ठीक है, और आर्मी को स्टेट्स में भेजती है ताकि वो वहां का परिस्थिति को संभाल सके। However, there have been occasions when the CRPF or BSF, Central Reserve Police Force or Border Safety Force have been deployed in states much against the state wishes of the state government. लेकिन ऐसा भी परिस्थिति आया है जब केंद्र सरकार अपना CRPF, BSF के जो जवान हैं उनको राज्यों में भेज देती है और जो राज्य है वो यह नहीं चाहता है, जो राज्य सरकार है नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वह भेजती है ताकि वहाँ का जो माहौल है वह ठीक रहे। Thus, the center plays a very important role in the administrative sphere of activity concerning the states. तो जो हमारा केंद्र सरकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका कार्य हो जाता है कि वह जो प्रशासनिक क्षेत्र है राज्य का, ठीक है, हर एक राज्य का, उस पर वह दखल दे सकता है अगर जरूरत पड़ा तो। 8.3.3 फाइनेंशियल रिलेशंस। अब देखिए जो आर्थिक संबंध है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज स्पेशली क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द स्टेट्स रिलेशनशिप विद द सेंटर। अब देखिए केंद्र सरकार के पास सारा टैक्स का पैसा आ रहा है, ठीक है, उसके पास हर तरह से जो पैसा आया वो क्या करता है, वो पैसा को वो हर एक स्टेट्स को देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देता है, ठीक है। तो किस तरह से आर्थिक संसाधन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं पूरे देश में, इसके ऊपर यह बहुत निर्भर करता है कि एक राज्य का केंद्र सरकार के संग किस प्रकार का संबंध होगा। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट हैव बीन प्रोवाइडेड विथ इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको हमारे संविधान में यह प्रावधान दिया गया है कि वह अपना अपना पैसा कमा सके, अपना इनकम कर सके। द पार्लियामेंट कैन लिवाई टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। अब जो संसद है वह जो केंद्र सरकार का सूची है उसमें जो जो चीज़ें आती हैं उससे टैक्स हटा सकते हैं। द स्टेट कैन लिवाई टैक्स ऑन द सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट। अब स्टेट के अंदर जो जो लिस्ट था, ठीक है, जिसमें 67 हम लोग आगे पढ़े थे, आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए स्टेट के अंदर 66 है, कॉन्करेंट के अंदर 47 है, ठीक है,
और आपका यूनियन के अंदर 97। तो ये जो सब्जेक्ट्स है इस पे वो चाहे तो अपना अपना अधिकार बता सकता है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो है चीज़ें उसके वो सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार, तो वो उस पर अपना टैक्स हटा सकता है। यूनियन लिस्ट केंद्र सरकार के पास है तो वो चाहे तो संसद से उसके ऊपर टैक्स हटा सकता है। बाई एंड लार्ज टैक्सेस दैट हैव एन इंटरस्टेट बेस आर लेवाइड बाई द सेंटर एंड दोज विद अ लोकल बेस बाई द स्टेट। तो जो बहुत बड़े बड़े टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो इंटर स्टेट बेस होते हैं वो सेंटर द्वारा हटाए जा सकते हैं और जो लोकल होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा। द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ टैक्सेशन विच फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो यूनियन लिस्ट है उसमें क्या क्या आइटम होता है जिसके ऊपर टैक्स दिया जाता है, कर दिया जाता है, आइए एक एक करके देखते हैं। Taxes levied by the union but collected and appropriated by the state such as stamp duties and duties of the excise on medicinal and toilet preparations etc. अब देखिए केंद्र सरकार जो टैक्स हटा चुकी है लेकिन राज्य सरकार टैक्स ले रही है वो है स्टैम्प ड्यूटी पे, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। टैक्सेस levied and collected by the union but assigned to the states with railways, sea and air, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ टैक्स हटाया गया, कलेक्ट किया गया यूनियन के द्वारा, लेकिन अब ये स्टेट को दे दिया गया, जैसे रेलवे का हुआ, सी का हुआ, एयर का हुआ। टैक्सेस levied and collected by the central and may be distributed between the central and the states if the parliament by law so provides such as union excise duties, excise on toilet preparation etc. अब देखिए कुछ कुछ टैक्स छोड़ा गया और जो कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल से वो अगर पार्लियामेंट में एक कानून पास कर दिया जाए तो सेंट्रल और स्टेट में बांटना होगा, जैसे कि यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, फिर टॉयलेट प्रिपरेशन में जो एक्साइज ड्यूटीज़ लग रहा है। टैक्सेस levied and collected and retained by the center such as customs, surcharge on income tax etc. अब जो टैक्स थोड़ा छोड़ा गया और जो कलेक्ट किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, माफ़ कीजिएगा, टैक्सेस levied and collected, levied का मतलब क्या होता है, कर लगाने योग्य, वसूल किया हुआ। तो जो टैक्स लगाया गया, कलेक्ट किया गया और रखा गया किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो है कस्टम, सरचार्ज एंड इनकम टैक्स। टैक्स levied and collected by the center and distributed between the union and the state such as taxes other than agriculture। तो जो टैक्स लगाया गया और लिया गया सेंटर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और उसको केंद्र और राज्य के बीच में बांटा गया, जैसे कि एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे टैक्सेस लगाए गया, ठीक है, कौन लगा रहा है और कौन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सा टैक्स पूरा सरकार के पास जा रहा है, केंद्र सरकार, कौन सा बांटा जा रहा है, तो इसके बारे में था। इट इज़ क्लियर दैट इन द फाइनेंशियल स्फीयर टू द सेंटर इज बीइंग इक्विप्ड। अब ये भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में भी केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत है। The center can exercise control over the state finances and grants in aid both general and special to meet the expenditure on development schemes। अब जो केंद्र सरकार है, ठीक है, वो अपने नियंत्रण को, किसका नियंत्रण कर रहा है, वो राज्य के फिनांसेस को, राज्य में जो खर्चा हो रहा है, साथ ही साथ वो अपना जो डेवलपमेंट स्कीम है, केंद्र सरकार के बहुत सारे विकास का जो प्रोग्राम्स होता है उसके लिए जो खर्च होता है, ठीक है, तो वो पैसा देता है केंद्र सरकार राज्य सरकार को। जैसे अभी आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों को फ्री में गैस दिया जा रहा है, तो ये क्या है, ये केंद्र सरकार का स्कीम है। तो इस स्कीम के लिए राज्य सरकार को पैसा दिया जाता है ताकि ये स्कीम को पूरा किया जा सके। तो ऐसे ही बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है। During financial emergencies, the President has the power to suspend the provisions regarding division of taxes between the center and the state। जब कोई आर्थिक आपातकालीन की स्थिति आती है तो जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसके पास ये शक्ति है कि वह चाहे तो जो प्रावधान किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस को बांटा जाए, उसको वह हटा सकती हैं। He can also impose other restrictions on the expenses of the state। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह राज्य के ऊपर जो वो खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस, बाधा भी ला सकते हैं। स्टेट प्लान्स आर फ्रेम्ड विद इन द प्रायोरिटीज ऑफ द सेंट्रल प्लान एंड दे आर एग्जीक्यूटेड विद द अप्रूवल ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब देखिए राज्य का जो योजना बनाया जाता है, ठीक है, वह यह चीज़ देख के बनाया जाता है कि केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, ठीक है, और
प्लानिंग कमीशन जो है उसके अप्रूवल के बाद राज्य सरकार जो अपना योजना बनाता है उसको लागू किया जा सकता है। फर्दर द स्टेट्स हैव टू कैरी आउट द सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर विच द सेंटर गिव्स ग्रांट्स एंड द कंडीशंस अंडर विच दीज आर टू बी मेड। साथ ही साथ जो राज्य है उसको केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उसको जिसके लिए केंद्र सरकार उनको पैसा देता है उसको मानना पड़ता है राज्य सरकार को, और जो केंद्र सरकार के स्कीम्स हैं उसको अपने राज्य में लागू करना पड़ता है। द प्लानिंग कमीशन हैज़ क्रिएटेड एन ओवर सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम। अब देखिए, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है पूरे देश का जो योजना बनाते हैं वो लोग ओवर सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम बनाए हैं। No initiative is left to the state and the centrally formulated schemes have been inappropriately and unimaginatively imposed upon them. अब देखिए, जो राज्य के पास है उनके पास कोई भी इनिशिएटिव नहीं छोड़ा गया है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो स्कीम लाता है उसको राज्य सरकार के ऊपर लागू किया जाता है। ठीक है।